दोस्तों आजकल इस सेगमेंट में बाढ़ आई हुई है एसयूवीज की, चाहे वो क्रेटा हो, सेल्टोस हो या फिर ग्रैंड विटारा। लेकिन उन सब में ना एक चीज नहीं मिलती जो इस कार में मिलती है। एक तो इसके ये डिफरेंट लुक हो गए, भीड़ भड़के से आप बिल्कुल अलग दिखोगे। सेकंड पॉइंट, अगर आपकी फैमिली में थोड़े ज्यादा ही लोग हैं तो इसमें 2 सीट्स एक्स्ट्रा मिल जाती है। 7 सीटर कार है ये। और सबसे अच्छी इसकी खासियत क्या है कि इसमें लोगों को जब बिठाना है तो इन सीट्स को ऐसे करके ओपन कर दो तो आगे 3 लोग बैठ सकते हैं, मिड में आगे 2 लोग और पीछे 2 लोग, तो 7 लोग बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आपको पार्टी भी करनी है और या फिर आप कहीं पे जा रहे हैं घूमने के लिए, तो इन सीट को ये वाला रिबन पकड़ के ऐसे करके उठाओ और ये बाहर आ जाती हैं। अब इसमें सोचो कि अगर मैं कहीं पे आउटिंग कर रहा हूँ या फिर कुछ और, तो मैं इनको ऐसे करके रख सकता हूँ बीच पे, और इस पे आप इसको सेट करने के बाद इस पे बैठ भी सकते हैं। देखो ये कार एक एसयूवी फॉर्म फैक्टर वाली कार है और इसकी जो कीमत है वो 9.5 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, 15,85,000 रुपए में खत्म होगी। अब ये जो मॉडल है ये है एक्स वेरिएंट, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। आप लोगों को डिसाइड करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख देनी है पूरे में कि आपको ये कार कैसी लगती है। मैं शुरू करता हूँ एक एक करके कि इस कार के अंदर क्या क्या है वो आपको दिखाता हूँ। कोई भी कार हो, कैसी भी कार हो, जब अगर उसकी ये वाली सीट ही अगर कंफर्टेबल नहीं है तो फिर क्या फायदा। इसमें एक चीज़ है जो उसके एक्स वेरिएंट में है, ये जो अपॉल्स्ट्री है इसकी, ये लेदरेट मटेरियल की है जो कि काफ़ी सॉफ्ट लगती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है, वो है आर्म रेस्ट। आर्म रेस्ट ही नहीं है इसमें, तो इंसान कहाँ पे हाथ रखेगा अपना। तो ये चीज़ अब कंपनी को सोचनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे 3 है हेड रेस्ट और एक जो है वो फिक्स हेड रेस्ट है छोटे बच्चे के लिए, बट 2 जो है ये एडजस्टेबल है। पीछे बैठे हुए लोगों को गर्मी ना लगे उसके लिए यहाँ पे ये एक यूनिट लगा रखी है, फैन यूनिट, जो कि यहाँ से एयर को सक करती है। और ये एसी वेंट जो यहाँ पे वेंट्स लगा रखे हैं, इससे एयर सर्कुलेट हो जाती है पीछे। यहाँ पे फैन कंट्रोलर भी है। दूसरा पॉइंट कि बीच वाली जो मिडिल जो रो है उसमें यहाँ पे एसी वेंट है, टाइप सी पोर्ट है, ठीक है, और इसकी फैन स्पीड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे जैसे इंसान को कभी इमरजेंसी में पीछे बैठना हो तो क्या होगा, उसके लिए सीट को करना पड़ेगा टम्बल डाउन, और जाऊंगा मैं यहाँ से ये ऐसे ऐसे करके मैं पीछे बैठ सकता हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा मैं कंफर्टेबल तरीके से नहीं बैठूंगा, लेकिन अच्छा खासा स्पेस है पीछे। फॉर्म फैक्टर वाइज ये कार लगती तो थोड़ी सी लंबी सी है और चौड़ी भी है, लेकिन हाइट में ये थोड़ी ऐसी है कि मेरी हाइट है 5'11" और ये मेरे यहाँ तक आती है। बट इसकी 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अच्छाई की तरफ ले आती है। एंड 17 इंचेस के ब्यूटीफुली डिजाइन एलॉय व्हील्स। इसमें फ्रंट में तो डिस्क ब्रेक मिलती है इस प्राइस ब्रैकेट में, लेकिन रियर व्हील पे यहाँ पे ड्रम ब्रेक है, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट चाहिए, बिकॉज इस सेगमेंट में ड्रम ब्रेक की कोई भी गुंजाइश नहीं है। बट टायर का साइज काफी अच्छा है। C8 कंपनी के टायर है जिसकी वॉल 60 mm की होती है और 215 mm थिकर ये व्हील है। बैक साइड से इस सेगमेंट की कार्स को देखते हैं तो थोड़ी सी कम वो सोफिस्टिकेटेड लगती है, बट ये मेरे को बैक से काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लगती है बिकॉज ऑफ इसकी जो डिज़ाइन सेंस है और जिस टाइप का सिट्रॉइन का लोगो है। और यहाँ पे ये एयरक्रॉस एक्स की जो ब्रांडिंग है वो ऐसे करके खुली हुई सी आ जाती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि हाँ ये कि लग्जरी कार है। बट यहाँ पे ये डिफॉगर और वाइपर जो इस सेगमेंट में अब हिडन होना चाहिए या फिर अब इसको कुछ और चेंज करना चाहिए। बाकी शार्क फिन एंटीना तो है ही ऊपर। फ्रंट से ये काफ़ी मैसिव लगती है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लगती है, न्यू फ्लॉसी वाला डिज़ाइन और एग्रेसिव डिज़ाइन भी लगता है ये कुछ हद तक, बट ज़्यादातर मेरे को ये थोड़ा फंकिश डिज़ाइन लगता है बिकॉज इसकी जो लाइट्स हैं और जिस टाइप का ये DRL का लेआउट है उसकी वजह से। बट यहाँ पे देखोगे तो सामने कोई रडार नहीं है, इट मीन्स कि किसी तरीके का कोई एडास वगैरह का फीचर नहीं मिलेगा। और ये जो फ्रंट कैमरा है ये बाहर की तरफ ऐसे जुड़ा हुआ लगता है, जिसकी वजह से ये टूट सकता है, और जब ये टूटेगा तो इसको ऐसे ही चिपकाना भी पड़ेगा। ये कार टर्बो चार्ज इंजन के साथ में आती है। अब ये जो इंजन है ये 1.2 लीटर यानी कि 1200 सीसी, टू बी स्पेसिफिक 1199 सीसी का प्योरटेक 110 इंजन है। ये 3 सिलेंडर इंजन होता है जो 108 यानी कि 108 bhp क्रैक कर देता है एंड 105 Nm ऑफ टॉर्क। ये कार स्टार्ट हो जाती है 9.5 लाख रुपए से, और अभी मैं जिस वेरिएंट में बैठा हूँ ये 15,85,000 रुपए वाला है। 9.5 लाख रुपए वाले वेरिएंट में सनरूफ ना मिले तो समझ में आता है, लेकिन अभी मैं जिस कार में बैठा है उसकी कीमत है 15,85,000 रुपए। इसमें फ्रंट में 2 वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे ऊपर तो ऊपर की तरफ 15,85,000 रुपए में भी जो सनरूफ का ऑप्शन है वो मिसिंग है यहाँ से। बट ड्राइवर सीट पे कार का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और अच्छा लगता है, प्रीमियम फील है। चारों तरफ क्रोम, ये जो इस टाइप के जो लैचेस हैं, बटन्स की क्वालिटी हो गई, या फिर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। और ये जो स्टीयरिंग है इसको यहाँ से जैसे आप करोगे तो ये ऐसे करके टिल्ट एडजस्ट हो सकता है। इसमें टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट वाला फीचर नहीं है, लेकिन
एक चीज़ देखो, स्टोरेज 1 लीटर बॉटल वहाँ पे, और फिर ग्लव बॉक्स में इतना स्पेस, यहाँ पे भी स्पेस है, ये वायरलेस चार्जिंग के लिए है, यहाँ पे 2 कप होल्डर, और यहाँ पे भी स्पेस है जहाँ पे मैंने अपना फोन रख रखा है, और फिर टिकट वगैरह अगर होल्ड करनी है तो यहाँ पे भी एक स्पेस मिलेगा। चलो चलते हैं अब इसकी एक ड्राइव पे। सबसे बढ़िया है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन, ये सही चीज लगती है मुझे, इसको मैंने डाला ड्राइव पे। अब चलते हैं ऑटोमेटिक मोड पे। एक आम आदमी को जितनी पावर चाहिए रोड पे चलने के लिए उतनी पावर इसके अंदर है। 208 Nm ऑफ टॉर्क, या मैं तो कह रहा हूँ 200 Nm ऑफ टॉर्क भी है ना कार में, ठीक है। और 100 bhp से अगर कोई भी कार ऊपर चली जाती है तो वो मोर देन इनफ हो जाता है हमारी इंडियन रोड्स पे चलाने के लिए, बिकॉज आपको इन कार से रेस नहीं लगानी। लेकिन फिर भी ये कार थोड़ा सा एलिमेंट ज़्यादा देती है, यानी कि 106 bhp एंड 208 Nm ऑफ टॉर्क समथिंग। तो इस वैल्यू के आसपास की वैल्यू अगर आपको मिलती है कार में तो वो काफ़ी अच्छी पावर मानी जाती है। बाकी इतनी बड़ी स्क्रीन है जिसके अंदर ये एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो वगैरह को आप कनेक्ट कर सकते हो। जहाँ पे ड्राइवर बैठेगा वो एक कमांडिंग पोजीशन है इस सेगमेंट में, बिकॉज हुड दिखता है आगे से, तो जो न्यू ड्राइवर होंगे उनको बहुत इजी हो जाएगा। जो पिलर ए है ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बल्कि है और यहाँ पे कुछ ब्लाइंड स्पॉट दे रहा है। बाकी बड़ी बड़ी सी विंडोज़ तो है, ये 6 एयर बैग्स हैं इसके अंदर। स्टीयरिंग इसका इलेक्ट्रिक है, काफ़ी लाइट फील होता है। और यहाँ पे ये क्रूज कंट्रोल है, जैसे मैं क्रूज कंट्रोल एक्टिव करता हूँ ना तो यहाँ पे ये क्रूज कंट्रोल एक्टिव हो जाएगा। अब मुझे इसको सेट करना है और मैं स्पीड बढ़ाता हूँ हल्की सी। ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, बट इसके अंदर कोई भी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसी चीज़ नहीं है, बिकॉज एडास नहीं है, तो वो फंक्शनलिटी आपको इस प्राइस ब्रैकेट में, जो कि 16 लाख के प्राइस ब्रैकेट है, इसके अंदर नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पे सोर्स से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं और मल्टीमीडिया से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, पीछे की तरफ कोई कंट्रोल नहीं है। स्टीयरिंग काफ़ी एक्यूरेट लगता है मुझे। अगर मैं इसकी एक्यूरेसी के बारे में बात करूँ तो मेरे को 75% ऑफ एक्यूरेसी ये दे रहा है। यहाँ पे जो रोड्स हैं ये दिख सिंपल सी नहीं है, बट ये ऐसे हैं, ये ऊबड़ खाबड़ रोड है। यहाँ पे इसकी जो सस्पेंशन है वो आपको लगेगा कि थोड़ी सी हल्की सी स्टिवर साइड हो सकती है, बिकॉज ये एक एसयूवी फॉर्म फैक्टर वाली एक कार है। जो सिडान कार होगी उसके अंदर सॉफ्ट सस्पेंशन होगी, बट इसकी सस्पेंशन बिल्कुल स्टिफ नहीं है कि एकदम से घट 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 करे। इसकी सस्पेंशन है कि ऐसे होती है, लेकिन घट 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 नहीं मार रही कार। इसका सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, सीट काफ़ी चौड़ी है इसकी, जो विथ है सीट्स की काफ़ी अच्छी है। मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, ये बकेट सीट्स हैं जिसकी वजह से मैं इसमें बिल्कुल सेट होकर बैठा हूँ। और उसमें एक और एडवांटेज है कि वेंटिलेशन मुझे मिल रही है, यानी कि अभी गर्मी हो रही है बाहर और नीचे से अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, तो इतनी ज़्यादा स्वेटिंग मुझे हो नहीं रही। कैबिन की नॉइज़ की अगर मैं बात करूं तो मेरे चारों तरफ गाड़ियां चल रही हैं, अभी मैं एक नॉर्मल से रोड पे चल रहा हूं जिस पे हम रोज़ चलते हैं। तो कैबिन नॉइज़ टायरों से फील हो रही है कि टायरों से जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है उसकी वजह से माइक्रो लेवल की एक नॉइज़ है जो कैबिन के अंदर आ रही है। यहाँ पे ट्रक गया कोई शोर नहीं, गाड़ियाँ जा रही हैं कोई शोर नहीं, कोई हॉर्न बजाएगा, कोई हॉर्न करेगा बहुत तेज तेज, तब अंदर आती है आवाज़। बट रोड की आवाज़ आती है, देखो जैसे हॉर्न हुआ अभी तो आवाज़ अंदर आई ना, लेकिन गाड़ियों की शोर नहीं आएगा। तो कैबिन है, आइसोलेशन है कैबिन में, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसके अंदर कोई ड्राइव मोड नहीं है, ड्राइव मोड आपके काम करते हैं थ्रॉटल बेस्ड। अब यहाँ पे देखना ये ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, अब ये थ्रॉटल में हल्का सा दे रखा है, यहाँ पे ई को दिख रहा होगा। जैसे ही मैं थ्रॉटल बढ़ाऊंगा ये ऑरेंज हो जाएगा, और जब मैं बहुत तेज थ्रॉटल दूंगा तो ये रेड हो जाएगा, जिसके अंदर की सिर्फ कार भागेगी, आपको कोई माइलेज नहीं देगी। तो इसका एक फंडामेंटल ये है कि आपको अपने थ्रॉटल से कंट्रोल करना है, जैसे हम पहले की गाड़ियां करते थे। कोई डेडिकेटेड मोड का बटन नहीं है जिसमें कि मैं इको लगा सकूं या फिर कहीं लगा सकूं, वो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ना ही इसके स्टीयरिंग पे मिलेगा। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि कार बड़ी है, अच्छा है, खुली खुली सी लगती है, चलाने में बहुत बढ़िया है। इस कार के अंदर ना बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं इस लेवल की कार में बहुत ज़्यादा बॉडी रोल नहीं है। अगर मैं ऐसे भी कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा कार डमक ऐसे नहीं हो रही, यूं नहीं हो रही है। अभी जब हम इसको थोड़ी हाई स्पीड में मोड़ेंगे तब भी पता चल जाएगा, बट बॉडी रोल बहुत ज़्यादा वाला नहीं है, जो कि जिससे कि कार अनस्टेबल हो जाती है। ऑटो पे इस कार को अगर भगा के देखें कितनी स्पीड में जाती है, देख लेते हैं। 3 2 1 गो। ये मैं स्पीड लिमिट के अंदर ही रखूँगा, 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है यहाँ पे। तो देखते हैं कि कितनी देर में मैं 80 पे जाता हूँ, और मैं 80 पे पहुँच गया बड़ी जल्दी। अब और आगे चलते हैं। हॉर्न दिया, हॉर्न जो है ना सिंगल हॉर्न है, तो वो पता नहीं चलता ऐसे कुछ खास। थोड़े से और आगे बढ़ते हैं तो 100 पे पहुंच गए। मतलब कार में काफ़ी पावर है, टॉर्क बहुत अच्छे से काम करता है। और इस स्पीड पे भी जब मैं 80 पे था और जब मैं इसको 100 पे लेके गया तो वहाँ पे इसका मिड रेंज टॉर्क काम कर रहा था। वो मिड रेंज टॉर्क कहाँ से मिलेगा? ट्रांसमिशन से। टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। जहाँ तक मुझे अपनी पर्सनल फीलिंग थी ना कि यार ये 3 सिलेंडर इंजन है, और ये 3 सिलेंडर इंजन होने के बाद में वाइब्रेट करेगा बहुत, क्योंकि ज़्यादातर कंपनीज के इंजन वाइब्रेट करते हैं 3 सिलेंडर जो होते हैं। बहुत ही कम कंपनीज हैं एका दुक्का जो एक ऐसा क्रैंक के अंदर एक वेट लगा रखा होता है, काउंटर वेट, जिसकी वजह से इंजन ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करता। बट देखो तो साइड व्यू मिरर यहाँ दिखाओ,
कोई वाइब्रेशन नहीं है, यहाँ दिखाओ कोई वाइब्रेशन नहीं है, इसके अंदर एज सच कोई वाइब्रेशन है नहीं। अगर हम ये सोचें अपने दिमाग से कि 3 सिलेंडर इंजन के अंदर तो ज़्यादा वाइब्रेशन होगी, वो फील नहीं होती है, ना स्टीयरिंग पे, ना कैबिन में, ना सीट पे, ना ही साइड व्यू मिरर्स पे। एज सच कोई फैंसी फीचर्स के अंदर नहीं है, जैसे कि कोई एचयूडी हो गया या फिर कोई और गिमिक हो गया, क्योंकि सनरूफ तक नहीं है इसके अंदर। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एक टाइप ऑफ कार हो सकती है जिसमें कि आपने पैसे दिए और उतने का ही आपको माल मिल रहा है, कोई वो नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें दिखा के दे दी हो। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑटो ट्रांसमिशन को यहाँ से कर लेता हूँ मैनुअल, और हम एक बारी कर लेते हैं ब्रेक। अब इसके अंदर जितनी टॉर्क है, जितना एचपी है, वो उसका थोड़ा सा पार्ट हम यूज करके देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 गो। ये मैनुअल ट्रांसमिशन। अब अगर मेरे को गियर बढ़ानी होगी, मैं इसको पीछे करूंगा, ये बढ़ाई मैंने गियर। अब दोबारा से ये सेकंड गियर, M2 मतलब मैनुअल 2। फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा थ्रॉटल और दूंगा और मैं इसको मैनुअल 3 पे लगा दूंगा। अब मैनुअल 3 पे और मैनुअल 2 पे टॉर्क सबसे ज़्यादा मिलेगा। अब मैं चाहे कितनी गियर खींचता रहूँ, कितना इसको ऐसे करता रहूँ, ये कब काम आएगा आपके, जब आपको पावर चाहिए अपने हिसाब से, मैनुअल तब काम आएगा। लेकिन ये जो टॉर्क कन्वर्टर वाला मैनुअल है, तो ये 100% वाला मैनुअल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अपने आप अगर आप इसको आरपीएम ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ये अपने आप गेयर चेंज कर लेगा। वो एक बार करके मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं 0 करता हूँ तो यहाँ पे देखना डी पे हूँ अभी मैं। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ M2 में। अब यहाँ पे आ जाऊँगा मैं M1 पे। M1 पे आते के साथ ही मैं थ्रॉटल देता हूँ। अब देखो आरपीएम खींचेंगे, पूरे के पूरे जाएंगे आरपीएम, और जैसे ही ये चेक करेगा कि भाई आरपीएम ज़्यादा हो रहे हैं तो ये अपने आप को M2 पे ले आएगा। तो यहाँ पे वो एक्चुअल वाली मैनुअल वाला सीन नहीं होता है, मैनुअल होता है थोड़े टाइम तक। बेसिकली आरपीएम बढ़ाने का मौका देता है आपको मैनुअल ट्रांसमिशन। ओवरऑल देखा जाए तो अगर आप इसको इको पे चला रहे हैं तो माइलेज अच्छी दे देती है कार। 15 किलोमीटर की माइलेज जो मैंने अभी तक ली है और जो मेरे को फील हो रहा है, 14-15 किलोमीटर की माइलेज तो मेरे को मिल रही है इसमें।